हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो एस्पिरेंट्स, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पे सत्ता का स्थापन किया था। और यहाँ पे जो उनका भौगोलिक प्रभाव और जो क्षेत्रीय प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव जो भारत में उनका पड़ा था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, और इस क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम लोगों ने तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध के बारे में कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। और उसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और वहां के पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया था। ठीक, और यहां से हम लोग पढ़ेंगे अब दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, और एक क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर देंगे। और इससे पहले ये क्लास में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, दो तरह के टीचर्स हैं यूट्यूब पे इस समय। एक तो हैं जो पूरा क्या करते हैं ना कि पूरा बुकी का पीपीटी बना के ला देंगे आपके सामने। तो मैं वैसे नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं उन स्टूडेंटों को पढ़ाने वाला हूं जिनके पास समय कम है, जिनका मतलब हिस्ट्री में उतना मन नहीं लगता, उनको डाटा ज्यादा याद नहीं हो पाता है, ये उनके लिए है। ठीक, अगर कोई पूरा लेक्चर देखने वाला है तो अभी से निकल जाए, क्योंकि मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो वनडे एग्जाम में आएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो जिसको पीएचडी करना है वो क्लास को अभी छोड़ सकता है, और जिसको ऐसा पढ़ाई करना है कि हाँ एग्जाम क्रैक हो जाए तो वो क्लास पूरा देखे। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि हेल्प होगी। और क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। बिग जर्नीज बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स। तो जो देखिए, इसका मतलब ये है ना कि अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो क्या करिए, आप लोग स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो आप एक ही बार सोच लेंगे कि पूरा हिस्ट्री हम लोग को खत्म कर देना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे ना, ज्यादा बर्डन ले लेंगे और वो पूरा भी नहीं होगा। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, स्मॉल स्टेप लेना है। छोटे छोटे जाइए, मैं जीएस भाई इंडिया के हिस्ट्री सर्च करिए और जीएस भाई अखंड सर्च से पूरा हिस्ट्री एक एक चंक में छोटे 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 आपको पढ़ाई करना है। ठीक ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट पे आपको महारत हासिल करनी है तो छोटे छोटे देखो यार। अगर तुम सोचोगे कि एक ही बार में पूरा बुक खत्म कर दूं, ऐसा ही बुक रीडिंग के टाइम भी आपको करना है। एक ही बार सोच लोगे ना कि पूरा बुक खत्म कर दूं तो नहीं होने वाला। बस ये सोच लो कि आज 10 पेज पढ़ना है, बस, उससे अधिक कुछ नहीं। जो नहीं पढ़ पाता है वो 10 पेज पढ़े, मंथली वो 300 पेजेस पढ़ेगा, एक बुक खत्म कर लेगा। समझ रहे हो ना। ठीक, तो जो भी बड़ी जर्नी है उसको क्या करना है, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देना है, और इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी और एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो अगर क्लास में बात करें तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत सन 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है, तो बाबर जब जीत के मुगल का स्थापना कर देता है वहां पे। देखिए, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज क्लियर किया होगा कि हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, समझ रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था तो फिर वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट क्यों नहीं है। तो देखिए, होता क्या है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत था तो वहां के जितने भी राजा थे उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह सिर्फ दिल्ली पे शासन किया था। समझ रहे हैं, दिल्ली को केंद्र मानकर दिल्ली के कुछ आसपास के क्षेत्रों पे ही शासन किया गया था दिल्ली सल्तनत के राजाओं के द्वारा। पर मुगल को हम लोग इसलिए दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक सल्तनत न होकर पूरा साम्राज्य था। उसने पूरे भारत पे हिस्सा किया था। अगर कुछ क्षेत्रों को ना लिया जाए, कुछ अपवादित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत में मुगलों का राज्य था। इसलिए उनको दिल्ली सल्तनत से अलग माना जाता है। आई होप कि डाउट क्लियर होगा। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। इसमें सबसे गुलाम वंश पहला है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो सबसे कम आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके सैयद वंश से। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, सीटेट के देखे थे मैंने, और एसएससी का देखा था, और जितने जीडी रेलवे सबका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस किया है। तो उसमें मैंने ये पाया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन थे सिर्फ ये था कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, उससे क्वेश्चन बहुत कम आए थे, तो हम सैयद वंश को ना बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो किससे थे, खिलजी और गुलाम से। गुलाम वंश में भी इल्तुतमिश से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और खिलजी वंश में किससे, अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन बनते हैं एक दो। ठीक, तो 5 वंश थे। देखिए, गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक भारत में शासन किया। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अब गुलाम वंश के बारे में। ठीक, एकदम ऑन द पॉइंट रहेंगे हम लोग, भटकेंगे नहीं क्लास से, और जो एग्जाम में आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग
पढ़ेंगे, और मैं जो बता दूंगा, जहां पे मैं बोल दूंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है। बाकी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक। तो गुलाम वंश का जो फाउंडर था, देखिए दो होता है, एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। पिछली क्लासों में मैंने बताया था आपको कि जो संस्थापक होता है ना, वो नींव रख देता है चीजों को, अब जो वास्तविक संस्थापक होता है उस चीज को ब्रॉड लेवल पे ले जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, जो संस्थापक था, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, वो दिल्ली गुलाम वंश का वो संस्थापक था, ठीक। फिर ये क्वेश्चन आएगा, देखो ऑप्शन में ध्यान से आपको देखना है, लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैं इस पे बार बार आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कई लड़के कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको क्या बोलना है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो आपको क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको बनाई थी राजधानी, लाहौर को, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ किए गए कार्यों को। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण अगर ये पूछे कि कुतुब मीनार को निर्माण को पूर्ण किसने कराया था, तो आप क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये चीजों को ना जल्दी जल्दी वहां पे टाइम रहता नहीं एग्जाम हॉल में, तो आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही सही लगेगा, ठीक ना। तो इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी, उसका निर्माण किसने कराया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कई एग्जाम पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्न शासकों में से किसके द्वारा कराया गया था। उसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये चार ऑप्शन रहेंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए ये दो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, यह जो था, यह दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल में शासक नहीं था। इसने कभी भी अपने आप को शासक नहीं माना, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था अपने आप को, ठीक। इसलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो देखिए अगर यह भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था या जिसने अपने आप को सुल्तान माना, तो वहां पे आप इल्तुतमिश को बोलेंगे, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक बोलता था, मलिक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने को क्या बोलता था, मलिक बोलता था। उसने कभी भी अपने आप को दिल्ली का सुल्तान नहीं माना था। अगर ये क्वेश्चन आता है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो उसमें आप लोगों को क्या टिक करना है, इल्तुतमिश को, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो ये था अपने आप को मलिक मानता था, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। यह एक पैगंबर मानता था अपने किसको, मोहम्मद गौरी का अपने आप को, ठीक। और इसके जो था ये बहुत दयालु था, इसलिए इसको लोग लाखबख्श कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न शासकों में से कौन सा शासक लाखबख्श के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश से टोटल आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चनों को मैं बता देता हूं। इल्तुतमिश को जो बोलते हैं फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो दिल्ली वंश का, जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो कौन था, वो इल्तुतमिश था, ठीक। और जो सेकेंड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो रियल फाउंडर था, जो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का था, वो कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। ये है आपका इल्तुतमिश की इमेज, ठीक, ये इल्तुतमिश है। फिर जो एक और पूछेगा कि जो सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी। तो सुल्तानगढ़ी की स्थापना, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ठीक। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एज ए गुलाम था, समझ रहे हैं ना। गुलाम वंश में जो होते हैं गुलाम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़ के गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद इसने इल्तुतमिश को अपना क्या उत्तराधिकारी चुन लिया। और जो इल्तुतमिश था इसने उसकी बेटी से शादी करके, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और ये क्या बना, नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली बना, ठीक। और इसने दो क्वाइन इसने जारी किए थे, 2 सिक्के जारी किए थे। पहला जो था टंका और दूसरा जो था जीतल,
जीतल और टंका, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जीतल और टंका जो सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, तो अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा जीतल और टंका जो था वो चलाया गया था। ठीक, अब थोड़ा और अगर ब्रॉड लेवल में जाएंगे किसी अच्छे एग्जाम में जो मल्टीपल स्टेजेस पे होते हैं, तो उसमें ये पूछेगा कि जो टंका है वो किस धातु का बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था एग्जामिनर ने कि जो टंका है वो किस धातु का बना हुआ है। तो टंका जो है आपका चांदी का बना हुआ था, जो टंका था वो सिल्वर का बना हुआ था, और जो जीतल था वो कॉपर का बना हुआ था। ठीक, इल्तुतमिश से इतने क्वेश्चन आएंगे, एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो दिल्ली का पहला सुल्तान था वो कौन था, तो अब क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को मलिक माना था, वो सिर्फ एक गौरी का अपने आप को पैगंबर समझता था, उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान का दर्जा नहीं दिया था। ठीक, और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि जो हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था, तो अब क्या बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक कौन था, वो इल्तुतमिश था। और जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि सुल्तानगढ़ की स्थापना किस शासक ने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, सुल्तानगढ़ की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और इसने दो सिक्के जारी किए थे, टंका और जीतल, और जो टंका था वो सिल्वर का बना था और जो जीतल था वो कॉपर का बना था। इसके बाद एक और शासक आता है पर वो बहुत कमजोर रहता है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैंने फिर बताया कि ये पूरी क्लास एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। ठीक, तो इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या था ना, उस समय एक चहलगानी होता था, तो ये लोग जो होते थे ना ये सरदार होते थे, ये बहुत अमीर थे, और सिंपल सी बात है उस समय से ही होता आया है कि उस समय भी आर्थिक युग कहीं ना कहीं था। तो जो पैसे वाले थे वो राज्यों को मैनिपुलेट करते थे। आज भी आप देखते हैं ना कि जो पार्टियां होती हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों से, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके द्वारा मैनिपुलेशन चलता रहता है पार्टियों का। ठीक ना, फंड वंड का। इसीलिए देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। ठीक, आप बाकी आप समझदार हैं। ठीक, तो रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240 तक ये शासन करती है, और इसने ना क्या किया, इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। इसने बोला कि इसको, पहले ये शासिका क्यों बनी थी मैं बता रहा हूं आपको, ये मतलब भारत की ये पहली मुस्लिम शासिका थी और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद भारत में कोई मुस्लिम शासिका नहीं आई। ठीक, तो देखिए हुआ क्या था ना कि जो चहलगानी थे, जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था ना, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था, जो उनके पार्टी के लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया कि ये वो स्त्री थी पहली बात, और स्त्री को उन्होंने समझ लिया कि कठपुतली की तरह नचा सकते हैं वो लोग, तो स्त्री को कमजोर मानकर उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को सत्ता पे बैठा दिया। और बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी उन लोगों के नाक में चना पिला गई थी और उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। इमरजेंसी पढ़ेंगे हम लोग, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो इसमें क्या हुआ कि सेम जो चहलगानी थे उन्होंने रजिया सुल्तान को क्या बना दिया, वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अब रजिया सुल्तान कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थी किसी की, यह शासन में आ गए, इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आज के समाज में भी अगर कोई महिला पर्दा प्रथा का त्याग कर दे तो कितना बड़ा बवाल होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो सोचिए उस समय हम लोग 1236 की बात कर रहे हैं, 1236 में जो शासिका थी इसने क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। और जब पर्दा प्रथा का त्याग किया तो जो चहलगानी थे वो समझ गए कि भाई अब मामला हाथ से निकलने वाला है, इसको जल्दी से जल्दी हटाना है। तो उन्होंने तुर्क सरदारों से संपर्क किया, अरब सरदारों से संपर्क किया कि भाई ये देखो, ये मतलब जो शासिका है जिनको हमने कठपुतली बनाया था वो अब कठपुतली बनने को तैयार नहीं है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहती है। तो पर्दा प्रथा को जब इन्होंने, जो रजिया सुल्तान थी, उन्होंने जब पर्दा प्रथा का त्याग किया तो उन्होंने कुबा और कुल्हा को स्वीकार किया। कुबा और कुल्हा क्या होता है बता दे रहा हूं। कुबा जो होता है वो ब्लेजर होता है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो ब्लेजर होता है उसको कुबा बोला जाता है, और जो कुल्हा होता है वो हैट होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो हैट ऐसे टोपी रहता है, और ब्लेजर तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो कुबा और कुल्हा प्रथा, जो कुबा और कुल्हा प्रथा थी, कुबा का मतलब होता है ब्लेजर और कुल्हा का मतलब होता है हैट। और देखो इन्होंने सिक्के जारी किए थे, तो जो सिक्के इन्होंने जारी किए थे तो ये पूछता है कि इन्होंने सिक्कों पे क्या दर्शाने की कोशिश की थी। ठीक ना, तो इसमें सिक्कों पे न्याय की रानी, दिल्ली की महारानी और इल्तुतमिश की बेटी। देखो जब ये सब क्वेश्चन आए ना कि न्याय की रानी, दिल्ली की महारानी, इल्तुतमिश की बेटी, ऐसा जब क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम एकमात्र शासिका थी जो मुसलमान थी मध्यकालीन भारत में। और इसके बाद मध्यकालीन क्या, अगर बात करें आधुनिक भारत में भी या फिर पीछे, तो मध्यकालीन भारत में ही मुसलमान आए भारत में। ठीक, तो इसके पहले तो कोई था ही नहीं मुसलमान भारत में। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो
ये पूछेगा कि जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी उनका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? रजिया सुल्तान। इन्होंने शासन किया 1236 से 1240 तक। इन्होंने कुबा और कुल्हा नामक प्रथा को अपनाया था। ठीक, ये नहीं पूछेगा कि कुबा का मतलब क्या होता है और कुल्हा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया, ठीक ना, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। और कुबा कुल्हा प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था, ये क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रजिया सुल्तान के द्वारा चलाया गया था। और रजिया सुल्तान ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें क्या क्या लिखा था, तो इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली की महारानी और न्याय की रानी। बस रजिया सुल्तान से इतने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? गयासुद्दीन बलबन की। देखो, गयासुद्दीन बलबन बहुत चालाक आदमी था उस समय का। यह क्या था कि वहां का यह गुलाम था, गुलाम नहीं कह सकते, हाँ मतलब गुलामी था, जो शासक थे वहां के उनका एक गुलाम था। पर इसने क्या किया ना, ये धीरे धीरे अमीर होता गया और जो चहलगानी थी उस पर अपना, चहलगानियों में सबसे अमीर बन गया। ठीक, और सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा आएगी तो आपके पास इतनी ताकत भी आएगी कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और इसने ऐसा ही किया और सत्ता परिवर्तन करके यह क्या बना? खुद राजा बन गया। यह राजा कब बना? 1265 में, और 1265 से 1288 तक इनको चला। पर इसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। होता है ना कि जो जैसा करता है टिट फॉर टैट, उसको होना ही है वैसा। इसकी और इसको, बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था एक युद्ध में, ठीक ना, साथ ही में। देखिए, तो अगर ये क्वेश्चन, इससे क्या बनता है? इससे टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि पर्शियन परंपरा का भारत में सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? तो जो पर्शियन परंपरा का शुरुआत किया था वो किसने किया था? बलबन ने। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि जो नवरोज था, जो नवरोजा होता है ना, आप जो देखते होंगे कि मुसलमान जो है रोजा करते हैं नवरोज, तो ये इसी से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो नवरोज था वो पहली बार भारत में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आप क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पर्शियन कल्चर को भारत में किसने लाया? तो क्या बोलेंगे? बलबन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नवरोज कब से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? तो आप क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन बलबन। और इसने जो था, यह पारसियों की संस्कृति थी। जब यह पर्शियन कल्चर यहाँ पे स्टार्ट किया तो वहां के क्या किया ये कि वहां के नवरोज को भी यह भारत लेके आया। ठीक, अब देखिए, सजदा व पैबोस। देखो, ये जानता था जो नीचे से ऊपर आता है ना, ऐसा समझो तुम कि मान लो कि कोई प्रधानमंत्री है और कोई मुख्यमंत्री है। ठीक, आइए महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे और ठाकरे। तो जो ठाकरे थे उनको कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने मैनिपुलेशन के थ्रू मुंबई के सीएम बन गए। कौन? एकनाथ शिंदे जी। ठीक, तो जब अब एकनाथ शिंदे जब वो शासक पे बैठ चुके हैं, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इस बात का वो ख्याल रखेंगे कि उनसे नीचे का कोई उनको मैनिपुलेट करके ऊपर ना आ पाए, उनको कोई दबा ना पाए। समझ रहे हैं ना? जो नीचे से किसी को दबा के ऊपर आया है वो इस चीज से हमेशा चिंतित रहेगा कि कोई और भी आके नीचे से दबा सकता है। सिंपल सी बात है। और जो शुरू से ही ऊपर है वो तो मतलब सोचेगा कि हाँ मैं सत्ता हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। ठीक, तो इस चीज को ये समझता था बलबन, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया था। तो इसने क्या किया? इसने सजदा वो पैबोस, यह 2 चीजों को इसने कर दिया। सजदा क्या था? सजदा का मतलब ये होता है कि जो भी दरबार में आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा? लेट के प्रणाम करेगा। देखो, ये क्या करता था ना कि जितने भी वहां के बड़े बड़े चहलगानी और व्यापारी थे, वो जब इसके सामने आते थे तो सामने तुरंत लेट जाते थे इसके और इसको प्रणाम करते थे। तो ये हमेशा ये जताना चाहता था कि मैं ही सर्वोपरि हूं और तुम मुझसे इंफीरियर हो, आई एम सुप्रीम। और देखो, पैबोस, पैबोस का क्या होता था कि इसके पैरों को चूमना अनिवार्य था। अगर कोई भी आपको बात इससे कहना है या फिर दरबार में रहना है तो इसके पैरों को चूमना पड़ता था। लेट के जब आप सजदा करेंगे तो उसके पैरों को चूम के पैबोस की प्रक्रिया को पूरी करनी होती थी। तो सिंपल सी बात है यार, आज तुम खुद सोचो कि अगर आज होता है ना कि जब मोदी और अडानी अंबानी मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या एक सम्यता की भावना का उद्भव होता है। ठीक, अगर खुद सोचो कि अगर मोदी कल के ये बोल दें कि अंबानी अडानी आएंगे तो उनके पैर छूने, तो ऐसे क्या होगा? वो जताना चाहते हैं कि आई एम सुपीरियर, आई एम सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर। समझ रहे हो ना? तो इस कॉन्सेप्ट को बलबन ने लगा दिया था कि कभी भी किसी के मन में ये ना आए भावना कि हाँ मैं तुम्हारे समान हूं या फिर मैं तुमसे बड़ा हूं। उसने हमेशा ऐसा रखा कि हाँ भाई तुम मेरे से नीचे हो, मैं सर्वोपरि हूं। ठीक, समझ गए बलबन के बारे में यहां तक? अब देखो, अब बलबन के बाद जो बलबन का अंत होता है इसके बाद, और इसके बाद जो खिलजी वंश का उद्भव होता है। खिलजी वंश से जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश से मैंने बताया था आपको शुरू में ना कि खिलजी वंश से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है खिलजी वंश से, ये बनता है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने
संस्थापक था वो खिलजी वंश का, ये क्वेश्चन बनेगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो अब क्या बोलेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी वंश। ओके, अब देखिए, अब इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। बेबाक और क्रूर शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे कुछ ना कुछ, पद्मावत देखा ही होगा उन्होंने, और उसके मीठे के कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। अभी वीडियो में भी आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए, जब यह शासक बना तो इसको बोलते हैं ना कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावी शासक था। अब कोई भी शासक सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगा, जब उसका मार्केट पे पकड़ होगा। हम लोग भारत को सबसे पहले, भारत को जब बात आता है किसी भी देश का विकास करने, देखिए मैं करंट सिनेरियो से जोड़ के इसलिए समझा रहा हूं कि चीजें आसानी से आप लोग समझ सके। अगर हम लोग किसी भी देश को देखते हैं, भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जापान हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वहां की इकोनॉमी। अगर किसी देश की इकोनॉमी सही है तो हम लोग ये मानते हैं कि उस देश में सारी चीजें सही हो रही हैं। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत में जो सबसे प्रभावी शासक है अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने इकोनॉमी को सही करने का काम किया था, इसने मार्केट में पकड़ बनाई थी। तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि हु इज द, मतलब जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था उसका फाउंडर कौन था, वो किसने लेके आया था। तो जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था उसको किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। देखो हुआ क्या था, मैं समझा रहा हूं तुमको कि आज मान लो कि आज भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक ईडी है, सारी डिपार्टमेंट है जो कि ये देखती हैं कि लोग अपना टैक्स समय से रिपे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। अब उस समय तो कोई ऐसा विभाग था नहीं, और अगर आज ऐसा सोचो कि आज अगर भारत की सरकार ये अनाउंस कर दे कि सबको कुछ ना कुछ टैक्स देना है, वो तो अनाउंस किया, हम लोग टैक्स देते ही हैं, तो उस समय क्या होता था मैं बता रहा हूं तुमको कि मान लो कि कोई राजा है, वो मार्केट में गया और वो बोला मार्केट में जाके कि भाई मेरे को काम करो 30% टैक्स दे दो। क्या करो तुम, 30% टैक्स दे दो, या फिर 30 जो है वो क्वाइन दे दो, मेरे को 30 क्वाइन चाहिए मेरे को पर दुकानदार से। जब कोई राजा 30 क्वाइन हर दुकानदार से मांगता है तो आप सोचिए क्या सारे दुकानदारों की आमदनी 30 क्वाइन है। उसमें कई छोटे दुकानदार होंगे जो 15 क्वाइन कमाते हैं, कई ऐसे होंगे जो 35 कमाते हैं, और कई ऐसे होंगे जो 150, 1500, 1600 या फिर 2-2 हजार क्वाइन कमाते होंगे। मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं। तब यहां पे क्या हुआ, आप सोचिए कि कोई शासक आता है और वो कहता है कि भाई अब आज सरकार कहती है कि तुम भी एक काम करो, भारत की सारी जनता 1 लाख रुपए महीने टैक्स देगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पहले यही होता था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो टैक्स लिया जाता था वो किसी भी आधार पर ले लिया जाता था। आज मार्केट में शासन से फैसला आया कि सबको 50% देना है, तो सभी लोग 50% देंगे अपना। पर यह जो आया इसने इकोनॉमी को समझ लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए इसको मार्केट कंट्रोल सिस्टम का फाउंडर बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो ये क्या बोला कि आपकी जितनी आमदनी होगी उसका 50% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं, इसने उस समय के ये समझ सकते हैं आप कि इनकम टैक्स और ईडी के ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए थे। इसने मार्केट में कई सारे जो स्पाई होते हैं उनको लगा दिया था कि भाई तुम लोग मार्केट में नजर अपनी बनाए रखना, और कोई भी अगर इसका उल्लंघन करता था तो बड़ी कठोर सजा दी जाती थी। ऐसा सुना गया है कि किसी का हाथ काट दिया जाता था, किसी की उंगली काट दी जाती थी, जितना कोई कम तौलता था उतना मांस तौला दिया जाता था। इतना यह क्रूर शासक था उस समय का। हाँ, पर इसने मार्केट को तो स्टेबल कर लिया था, इकोनॉमी तो बूस्ट कर लिया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, या बेस्ट जो था शासक था दिल्ली सल्तनत का, सबसे प्रभावी शासक था ये, ठीक। तो मार्केट को कंट्रोल कर लिया इसने, और क्या किया, 50% का इसने टैक्स लगा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, यह एसएससी में पूछा गया था, किस एग्जाम में याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट ये पूछा गया था कि जो अली गुरसाप है, अली गुरसाप जो है वो निम्न में से किस शासक का वास्तविक नाम है। और 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, जो अली गुरसाप है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही वास्तविक नाम था, ठीक। अब देखिए इसने 2 तरह के टैक्स लगाए थे, घराई और चराई। नाम से स्पष्ट है, अगर आपका घर है तो आपको घराई टैक्स देना है। अगर आप कैटल रेयरिंग करते हैं, यानी आप पशु चारक हैं, पशुओं का आप चराने के लिए ले जाते हैं फील्ड में, तो आपको चराई टैक्स देना होगा। घराई और चराई टैक्स किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप क्या बोलेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया गया था। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी इतनी। मैं अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था। और इसने क्या किया कि इसने आर्मी को रिफॉर्म करके उनको सैलरी बेसिस पे रखने लगा। देखिए किसी भी देश का, मैंने बताया, जब इकोनॉमी बूस्ट होगा तो उसके दुश्मन भी ज्यादा होंगे।
भारत को जब सोने की चिड़िया बुला जाता था तो विदेशी आक्रमणकारी भी इस पे बढ़ गए थे। तो जब कहीं की भी जो होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो कई देश आपसे लूटना चाहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा सर, शक्तिशाली आपको बनना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? इसने अपने आर्मी को शक्तिशाली बना दिया। यह देश हो या समाज हो, अगर समाज में भी आपको रहना है तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा, बिना शक्ति का कुछ नहीं होने वाला है। और शक्ति कहाँ है ये सबको पता है, शासन और प्रशासन, दो लोगों के पास असीम शक्तियां हैं सर, असीम शक्तियां, मैं सही बता रहा हूं आपको। होता है ना कि देश में दो ही लोग राज कर रहे हैं, एक अधिकारी और दूसरे नेता, उनके अलावा भाई कोई 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 कुछ नहीं कर रहा है भाई, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बस। तो जो इसने क्या किया था कि आर्मी रिफॉर्म किया था, आर्मी रिफॉर्म करके इसने सैलरी बेसिस पे आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया था, और इसने दाग व हुलिया की प्रणाली अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शासक ने दाग और हुलिया की प्रणाली को अपनाया था? तो आप क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मैं समझा रहा हूँ दाग और हुलिया प्रणाली क्या होती थी। देखिए, जब युद्ध होते थे तो जो घोड़े होते थे, घोड़े पे जो सैनिक बैठे होते थे, उनको पहचानने में दिक्कत होती थी। अगर युद्ध में भगदड़ हो जाता था तो लोग अपने घोड़ों को नहीं पहचान पाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला भाई एक काम करो, सारे घोड़ों पे एक मुहर लगा दो, एक सारे घोड़ों को एक आइडेंटिटी ला दो। जैसे आप देखते हैं कि जो टैंक होते हैं युद्ध में, जो इस समय के घोड़े तो टैंक ही हैं, टैंक हुए या फिर एयरक्राफ्ट हुए, तो उन लोगों पे ना भारत का तिरंगा लगा दिया जाता है, या फिर जो भी एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ ये इस कंट्री को बिलोंग करता है। तो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि घोड़ों पे एक दाग लगा दिया था कि युद्ध में अगर घोड़े बिछड़ भी जाए तो ये पहचाने जा सके, उस पर जो पर्सन है वो भी पहचाना जा सके, हाँ भाई वो अपना ही बंदा है, उस पर कोई हमला ना कर दे। ठीक। और हुलिया प्रणाली यह था कि इसने आर्मी का एक यूनिफॉर्म दे दिया था। इसके पहले पता है क्या होता था? जब युद्ध होता था तो गाँव के जो युवा थे या फिर जो प्रौढ़ व्यक्ति होते थे, उन लोगों से कहा जाता था भाई ये लो तलवार और चलो युद्ध में लड़ना है। मतलब कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी सर। पर जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने समझ गया था, ये बहुत मतलब चालाक आदमी तो था, इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? सबसे पहले इकोनॉमी को बूस्ट किया, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के बाद इसने डिफेंस को बूस्ट किया। और डिफेंस में इसने क्या किया कि जो आर्मी थी उसको सैलरी बेसिस पे रख दिया कि काम करो, अगर तुम आर्मी में हो तो तुम्हारा काम है सिर्फ युद्ध करना। समझ रहे हो ना? तो जब कोई भी पर्सन की जब जीविका फिक्स हो जाएगी तो आराम से चिल करेगा भाई। ठीक। इसीलिए बोलते हैं ना सरकारी नौकरी ले लो फिर चिल करो बस। तुमको ही पता है विभाग में कितना काम होता है, प्राइवेट वाले खटते बहुत ज्यादा हैं। ठीक। और इसने, और देखो अब इसके निर्माण से क्वेश्चन आते हैं कुछ। इसने किस किस चीज का निर्माण कराया था? तो इसने हौज खास का निर्माण कराया था, इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, इसने चोर मीनार का निर्माण कराया था, और जमयत खान मस्जिद का इसने निर्माण कराया था। तो जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यह एक है अलाई दरवाजा और जमयत खान मस्जिद। और हौज खास भी एक बार रेलवे में पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? सिरी, वही फतेहपुर। तो इसने सिरी जो था उसको अपना कैपिटल बनाया था। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिरी का किला किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो अब क्या बोलेंगे? सिरी का जो किला था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया था, क्योंकि सिरी जो है वो क्या थी? इसकी कैपिटल थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल थी। ठीक। अब बात करते हैं, देखो यह पहला शासक था जिसने किसी भारतीय रानी के साथ शादी का, मतलब जो शादी था उसने किया था। ठीक। ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है बट आपको इसलिए याद कराना मैं रहा हूं कि देखिएगा, आप समझ में आएगा आपको भी। ठीक। तो जब ये गुजरात के रानी से शादी करने गया था गुजरात में, तो देखो होता क्या ना, मैं तुमको समझा रहा हूं अच्छे से। अब मान लो तुमको प्राइवेट जॉब मिल गई 1,20,000 की। क्या हो गया? तुमको प्राइवेट जॉब मिल गई 1,20,000 की, पर तुमको क्या है? चाहिए थोड़ी आराम की जिंदगी, चाहिए स्टेबिलिटी की जिंदगी तुमको। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा ध्यान हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो है यहां पे। तो ऐसे ये था, इसको नौकरी तो लग गई थी कहां पे? गुजरात की रानी के साथ इसकी शादी के संबंध जो थे वो तो आगे चल रहे थे, पर था ये थोड़ा मीठा टाइप में। ठीक। तो जैसे आपको सरकारी नौकरी से लगाव था, ऐसे इसको मलिक काफूर से लगाव हो गया था। इसको रानी नहीं चाहिए थी, इसको बंदा चाहिए था। तो मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार दे के परचेस कर लिया था। मलिक काफूर माना जाता है कि बहुत ही सुंदर लड़का था, हाँ लड़का युवा था उस समय का। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। ठीक। तो उसको यह पसंद करने लगा था, और 1000 दिनार अलाउद्दीन खिलजी ने इसको परचेस तो कर लिया, और बड़ा सुंदर टाइटल दिया था इसको। इसको बोलता था नायाब। क्या बोलता था इसको? नायाब।
और अंत में जाके इसके मृत्यु का कारण कौन बनता है, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस पे अभी विद्वानों में, हमेशा इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कई विद्वान ये बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मौत थी वो मलिक काफूर के द्वारा ही हुई थी। जो वो था उसने स्लो पॉइजन दे दिया था, पर इसमें मतभेद है, ये आपको थ्योरी थी इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक, तो इसको टाइटल कौन सा दिया था, नायाब दिया था, क्योंकि इसके दो रूपों से इसको काम में आता था। एक तो जो मलिक काफूर था, इसको इसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई थी, युद्ध नीति की ट्रेनिंग दिला दी थी इसको, और भी एक ट्रेनिंग दिला दी थी। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि इसको क्यों नायाब बोलता था ये। ठीक, मीठा था ये अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा। ठीक, फिर इसके एक कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे इसके दरबारी कवि थे। देखो ये क्वेश्चन ना एक बार यूपीपीसीएस में पूछा था 2012 में कि जो अमीर खुसरो थे उनको टोटल कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो अब क्या बोलेंगे, 10 राजाओं का। अमीर खुसरो को कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो 10 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ये बलबन के भी दरबार में रह चुके थे अमीर खुसरो। इन्होंने सत्ता परिवर्तन देखा था, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन इन्होंने अपने लाइफ में देख चुके थे। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है, तोता हिंद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछता है कि तोता हिंद किसको बोला जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या सही करना है, अमीर खुसरो को। और यह सितार जो थे अमीर खुसरो, ये सितार वादक थे, यह सितार बजाते थे। अब कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है क्या, वो समझते हो ना कि अमीर खुसरो वीणा बजाते थे। देखो जो वीणा बजाता था वो समुद्रगुप्त था। थोड़ा पीछे रिकॉल कराता हूं तुमको। समुद्रगुप्त जा वो अपने क्वाइन पे बीड़ा बजाते हुए तस्वीर को निर्माण करवाया था उसने, ठीक ना। तो जो समुद्रगुप्त था वो बीड़ा बजाता था, और ये जो थे ये सितार बजाते थे, ठीक ना। तो ये चीजें क्लियर होंगी आपको। बस यहां तक आप अलाउद्दीन खिलजी से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तुगलक वंश का। इसके बाद तुगलक वंश का नींव रख दिया जाता है, और तुगलक वंश का संस्थापक क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, और 3-4 ऑप्शन रहते हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक। तो आपको क्या सही करना है, ग्यासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक वंश। ठीक, अब देखो जो तुगलक वंश मैंने पढ़ाया था कि जब अरब आक्रमणकारी भारत में आए थे तो कैसे जो गजनवी था उसने गाजियों का साथ लिया था अफगानिस्तान से होते हुए। ऐसा मैंने बताया ना कि अफगानिस्तान में उसने धर्म की नींव रखी, और वहां पे बोला गाजियों को कि भाई मैं जो जा रहा हूं मैं धन लूटने कम नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूं। और गाजियों ने उनका साथ दिया था, और उसने भारत को विजिट कर लिया था, सोमनाथ टेम्पल वम्पल को लूट लिया था, ठीक ना। तो इसने जो तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक था, इसने भी अपने आप को क्या बोला, टाइटल लिख दिया। और वो कौन सा टाइटल था, गाजी। गाजी का मतलब होता है इनविटेबल, अजय। जिसको हराया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, गाजी। ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, ठीक ना। तो इससे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो पोस्टल सर्विस थी, जो भारत में डाक विभाग का शुरुआत सबसे पहले किस शासक ने किया था, तो अब क्या बोलेंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और उसने क्या किया कि कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। इसने नहरों का निर्माण कराया था उस समय, इसको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन करना था। तो ये समझ रहा था कि अगर मैं उत्पादकता नहीं बढ़ाऊंगा तो टैक्स किस बात का लूंगा। तो इसने उत्पादकता बढ़ाया, और इसने क्या किया, नहरों का निर्माण कराया, कृषि ज्यादा हो। और जब कृषि ज्यादा हुई तो इसने टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूला। ठीक, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पोस्टल सर्विस सबसे पहले जो डाक विभाग था उसकी शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और जो सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, तो भी ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। ठीक, और इसका एक बेटा था जौना खां। जौना खां, इसने बोला कि पापा मेरे को चाहिए फुल इज्जत, मेरे को बना दीजिए आप शासक। पापा बोले बेटा थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ले यार, अभी तू उस लायक है नहीं। तो बोला बेटा, तो बेटा क्या बोला जौना खां, पप्पा आप निपट लो। निपट लो का मतलब है निपटा दिया। इसने अपने पापा की हत्या, अपने अब्बू जान को इसने हत्या कर दिया। और नेक्स्ट शासक अब कौन आता है तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां। ये वही जौना खां है, सिराज हिंद जौनपुर का स्थापना कराया था ना इसके भाई ने। अभी ये भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो जौना खां, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे, उसमें क्वेश्चन एक रहेगा हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया से कि जौना खां निम्न में से किस शासक का नाम था। तो जौना खां कौन था, जौना खां था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल राजा बोला जाता था। देखो ये बहुत पढ़ा लिखा था। कभी कभी ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी ना पागलपन कर ही देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कम पढ़ा करो, कम आई मीन स्ट्रेटेजी के साथ स्मार्ट स्टडी करो। इसीलिए तुम मेरे क्लास को देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, स्मार्ट स्टडी करने आए हो। ठीक, कि एक ही क्लास में दिल्ली सल्तनत खत्म कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर। ठीक, तो इसको पागल राजा बोला जाता था। ये जब भी कोई भी करता था कार्य तो पता नहीं कैसे फेल हो जाता था। इसको बहुत अनलक्की राजा भी कई लोग बोलते हैं, और कई लोग पागल राजा ही बोलते हैं। ये कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आता था ना तो पक्का फेल हो जाता था।
पर यह सबसे अब तक का सबसे विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक अभी तक थे उसमें सबसे विद्वान था, ये सबसे पढ़ा लिखा था। पर ये कोई भी जब लाता था पॉलिसी तो फेल होता तय था, मतलब फेल ही हो जाती थी। तो इसलिए इसको पागल राजा की संज्ञा दी गई थी। अब पागल राजा की संज्ञा आएगी तो मैं 3 चीजें बता देता हूँ। 3 चीजों में लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने जजिया कर के बारे में बताया था ना, फिर आगे जजिया कर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, फिर अकबर ने लगाया, फिर औरंगजेब ने लगाया। तो वैसे ही हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पागल राजा की संज्ञा किसको दी जाती है। तो आप क्या बोलेंगे जब ये क्वेश्चन बोले कि पागल राजा की संज्ञा किसको दी जाती है, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को बोलेंगे। फिर इसके बाद एक होगा कि लंपट मूर्ख किसको बोला जाता है, तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को बोला जाता है। यह मुगल काल का शासक था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख इसलिए बोला जाता है, मैं समझा रहा हूं कि जब आए थे यहाँ पे अंग्रेज, जो यूरोपियंस आए थे, तो इसने हुआ क्या था ना, अंग्रेज बोल रहा हूं, जब यूरोपियंस आए थे भारत में, तो इसने क्या किया कि उन लोगों पे बहुत कम टैक्स लगा दिया। बोला भाई दोस्त मित्रों यार तुम लोग व्यापार करो आराम से। और लास्ट तक जाते जाते अंग्रेज बोल रहा हूं, जो यूरोपियंस थे उन्होंने खुद इससे टैक्स वसूलना चालू कर दिया था। मतलब इसने कि बोला उन लोगों को कि भाई एक काम करो दोस्त मित्रों यार तुम लोग आराम से व्यापार करो, यहाँ पे टैक्स में छूट दे दिया इसने बहुत ज्यादा। फिर लास्ट में जो थे व्यापारी इसी से टैक्स वसूल के ले गए थे अच्छे से वो भी, इसलिए इसको लंपट मूर्ख बोला जाता है। अब इसके बाद जो आता है रंगीला राजा, ये 3 क्वेश्चन आते हैं। पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक, लंपट मूर्ख जहांदार शाह और रंगीला राजा मोहम्मद शाह। जो रंगीला राजा मोहम्मद शाह को इसलिए बोला जाता है कि ये जो बैठता था ना अपने दरबार में, तो उसके रेडियस में बोलता था कि मेरे रेडियस में कोई भी पुरुष नहीं दिखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के बैठ जाता था अपने चेयर पे, चेयर क्या बोलते हैं उसको यार, सिंहासन, थ्रोन, जो ये सिंहासन पे अपने बैठ जाता था तो बिना कपड़ों के बैठता था और चारों तरफ से लड़कियों का एक घेरा बना लेता था और बोलता था, और लड़कियों को भी कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। और इसके जो एक रेडियस इसने बना दिया था कि हाँ इतने रेडियस में कोई भी पुरुष नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रंगीला राजा बोला जाता है। यह लड़कों से दूर रहता था और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, उसने एक रेडियस बना दिया था कि हाँ भाई इतने में लड़कियां नहीं आने चाहिए, सिर्फ लड़के रहेंगे। मीठा था थोड़ा, बताया ना मैंने। फिर अब इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से और कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था। तो जो इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी देवगिरी। तो देवगिरी जो थी वो किसकी थी, इसी की थी। और इसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर पूछे कि निम्न में से किस शासक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन अपने राज्य में किया था, तो आप क्या बोलेंगे, टोकन मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब इसने एक काम किया था, देखो मैं बता रहा हूं, मैं इसको पागल राजा क्यों बोलते हैं। इसने दीवाने अमीर को ही, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीपीएससी आरओ रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में, ये पूछा था क्वेश्चन कि जो दीवाने अमीर को ही है वो किस विभाग से संबंधित है। तो दीवाने अमीर को ही जो है वो कृषि विभाग से संबंधित है। और एसएससी ने ये पूछा था कि दीवाने अमीर को ही किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखो दीवाने अमीर को ही का काम ये था कि यह जो था नहर का निर्माण किसने करा था, मैंने बताया ना, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसने दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग को बनाया टैक्सेशन ज्यादा वसूलने के लिए, कि कृषि में जो है जल का कमी कभी ना हो और उसको अच्छे से देखा जाए, मतलब कृषि को मैनेज किया जाए। जल शक्ति मिशन या जो भी मिशन भारत में भी चलाए जा रहे हैं आज, तो किस लिए बनाए जाते हैं, कि कृषि का निर्माण हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक। तो हुआ क्या ना, इसका लक साथ नहीं देता था, मैंने बताया ना। जब इसने क्या किया कि कृषि विभाग बना दिया और टैक्स को बढ़ा दिया। अब जब इसने कृषि विभाग को बना दिया और टैक्स को बढ़ा दिया, तो जिस क्षेत्र में इसने मतलब इंप्लीमेंट किया था इन चीजों को, प्रोजेक्ट को, वहां पे भारी सूखा पड़ गया था उस समय। तो किसानों से फसल ही नहीं आए भाई, और ये टैक्स वसूला जा रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, विद्रोह हो गया। और फिर विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी सेनाओं के ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया वहां पे। फिर इधर की शासन इसकी कमजोर पड़ने लगी। तो ये चीजें सही करना चाहता था पर हो उल्टा जाती थी, समझ रहे हैं ना। जैसे भारत में नोटबंदी हुई तो शासन की तो यही मंशा होगी इसके पीछे कि सही हो, पर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत फैसला था। तो वैसे ये था कि इसने सही करने चाहा पर क्या हो गया, सब गलत हो गया, ठीक। अब देखो इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने अशोक के अभिलेख को भारत यह लेके आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेख को भारत लाने का कार्य किस शासक ने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कहां से लाया था, ये नेपाल से लेके आया था इसके। और इसने जौनपुर की स्थापना की थी, और जौनपुर को क्या बोलते हैं, सिराजे हिंद।
जौनपुर, वही 007, ठीक, 007 का काफिला देखे है ना, वही वाला ये जौनपुर है। इसकी स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको क्या बोलते हैं? सिराजे हिंद। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसको सिराजे हिंद की संज्ञा दी गई है? 4 जगहों का नाम रहेगा, तो उसमें आपको क्या बोलना है? जौनपुर, ठीक। तो इसने जजिया कर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो था, तो उसने क्या बोला था कि जो छोटे बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो जजिया कर था, मैं बता रहा हूँ, जजिया कर जो था वो धर्म पे टैक्स, क्योंकि जो मुसलमान भारत आए थे वो हिंदुओं को काफिर मानते थे, तो उन्होंने अगर आप हिंदू धर्म में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम था जजिया कर। तो जजिया कर से मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ लोगों को बाहर कर दिया था। पर जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो ये बोलता है भाई मेरे को चाहिए फुल पैसा, मेरे को दबा के पैसा चाहिए, मैं ब्राह्मणों से भी लूंगा, मैं औरतों से भी लूंगा, मैं बच्चों से भी लूंगा। तो इसने क्या किया? जजिया कर को सबसे लेने लगा, ठीक। फिर अकबर आके इसको बंद करता है, ठीक। फिर इसने हके सिरफ विभाग की स्थापना की, जिसका काम क्या था? नहरों का निर्माण करना। इसने क्या किया? नहरों का निर्माण के लिए हके सिरफ विभाग की स्थापना की थी, ठीक। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो सैयद वंश से मैंने बताया ना कि नाम मात्र क्वेश्चन बनते हैं, तो सैयद वंश से एक ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक क्वेश्चन पूछे तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो खिज्र खां था वो सैयद वंश का संस्थापक था। बस इससे एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि 90% टाइम यही सैयद वंश से क्वेश्चन आएगा कि सैयद वंश का फाउंडर कौन था। तो आप क्या बोलेंगे? खिज्र खां जो था वो सैयद वंश का फाउंडर था, ठीक। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। ये क्यूट सा बहलोल लोधी, क्या ही क्यूट लग रहा है यार, ठीक। तो बहलोल लोधी जो था वो क्या था? वो लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक। तो ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला राज्य लेके आया जो अफगानी साम्राज्य था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के निम्न वंशों में से कौन सा वंश अफगानी वंश है? तो आप क्या बोलेंगे? लोधी वंश। और इसने बहलोल क्वाइन को चलाया था। इससे बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, बहलोल क्वाइन। यार देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, मेरी हैंडराइटिंग को वैसे इग्नोर कर देना जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर कर देती है हमेशा, ठीक। तो बहलोल क्वाइन को किसने चलाया था? बहलोल लोधी ने। और यह क्या था? यह फाउंडर था। यह फाउंडर किसका था? लोधी वंश का यह फाउंडर था, ठीक। बस इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। अब सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी से क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। तो सिकंदर लोधी से जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से जाना जाता था, या फिर निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो कौन था? वो सिकंदर शाह लोधी था, जो कि पोएट्री जो लिखता था उसमें अपना नाम या क्या लिखता था? गुलरुखी। होता है ना कि जैसे आजकल के इंस्टाग्राम पे बंदों को देखो ना, क्या लिखते हैं अपना नाम? बंदियों को दिखते हैं बंदी बंदा। तो जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे? क्रेजी राइडर, किलर बॉय, और जो लड़कियां हैं एंजल प्रिया वगैरह वगैरह। तो ये भी जब बुक लिखता तो उसमें इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो जब बुक लिखता था तो उसमें क्या नाम रखता था? अपना गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से क्या करता था? पुस्तक लिखता था, पोएट्रीज लिखता था। और उसने गजे सिकंदरी नामक एक मापन प्रणाली को शुरू किया था। गज होता है ना कि आज हम लोग देखते हैं कि भूमि में बोलता है ना कि वो भाई कितने गज है, वो जमीन जो है हम लोग को परचेज करना है वो कितने गज का है। तो जो गजे सिकंदरी है वो क्या है? वो भूमि निर्माण। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आए कि अगर देखिए ऐसे तो सिंपल से याद है, जो गज है वो भूमि ने होता है और सिकंदर इसके नामी में है, सिकंदर शाह लोधी, तो अपने नामी पे ये किया था। और 1504 में यह आगरा को स्टेब्लिश करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अब क्या बोलेंगे? सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और 1504 ईस्वी में यह आगरा को स्थापित करता है और 1506 ईस्वी में यह उसको अपना कैपिटल यानी राजधानी बना लेता है, ठीक। तो इससे यही क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि गुलरुखी कौन था? तो यही था गजे सिकंदरी, और आगरा को कैपिटल बनाया और फिर आगरा की स्टेब्लिशमेंट इसने किया, ठीक। इससे बस यही क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो लास्ट शासक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी जो था उसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पे शासन किया था, और ये लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत था। ये जो ये देखो, ये क्वेश्चन आएगा ना, क्या आएगा कि दिल्ली निम्न में से कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था या फिर अंतिम शासक था? तो क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोदी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हरा दिया, और यहां पे नींव पड़ती है राज्य से साम्राज्य में तब्दील होने की, और यहां से नींव पड़ती है मुगल साम्राज्य की। और नेक्स्ट क्लास में एक क्लास लाऊंगा, उसमें पूरा मुगल साम्राज्य खत्म कर दूंगा। जैसे एक क्लास में मैंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत एकदम अच्छे से खत्म किया हूं मैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कैसे पढ़ाया, तो एक काम करिएगा, इस क्लास को लेने के बाद एक नोट्स बना लीजिएगा, या फिर इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस क्लास को लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सर, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काम करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं। 90% प्लस क्वेश्चन फंसेंगे इससे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने एनालिसिस करके इसको पूरा पढ़ाया आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और यहाँ पे लोदी वंश समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। ये देखिए, बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था युद्ध में, इसके बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में भी। तो देखिए, जीएस के लिए मैं हूं, मैंने वादा किया है एस्पिरेंट से कि मैं 20 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री खत्म करूंगा। मेरे को लग रहा है कि उससे कम में खत्म हो जाएगी। मैं 20 घंटे एमसीक्यू को इंक्लूड करके ले रहा हूं। मैं क्या करूंगा ना कि इसके पहले मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाया था, इसके बाद इससे मध्यकालीन इतिहास की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास से देख लीजिएगा, त्रिपक्षीय महायुद्ध, राष्ट्रकूट चोल पाल के बारे में पढ़ाया था, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। इसके बाद मैंने अरब तराइन युद्ध और भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया था। फिर अब ये जो क्लास है, इसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब इसके बाद जो क्लास आएगी वो मुगल काल की आएगी, और एक क्लास में पूरा मुगल खत्म। और अगर आपको जीएस पढ़ना है तो मैं हूं, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आकाश सर से पढ़िए आप। सीजीएल 2022 में इनका सिलेक्शन भी हो चुका है, और इन्होंने 10+ एग्जामों को क्रैक किया हुआ है, ठीक। और मैथ काफी अच्छे से पढ़ाते हैं ये, ठीक। आपने जीएस तो देख लिया मैं कैसे पढ़ाता हूं, पर एक बार इनसे मैथ जरूर पढ़ के देखिएगा आकाश सर से। प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट फ्री मैथ बाय आकाश सर नाम से प्लेलिस्ट है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इसको जरूर देखिएगा सर। मैथ को, मैथ का डर ना खत्म हुआ ना तो फिर कहिएगा। अगर मैथ का डर इन्होंने नहीं खत्म कर दिया तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा आप, ठीक। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। हसल करिए सर, हसल, कीप ग्राइंडिंग।